तो चलिए आज एक और क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। ये रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जेई CNW लेवल 6 अगेंस्ट 25% प्रमोटेड कोटा का ये क्वेश्चन आंसर है। और यहाँ पे जो एग्जामिनेशन डेट है वो 24/7/2024 को एग्जाम हुआ था फिरोजपुर डिवीजन में। जो ये मैक्सिमम मार्क थे ये 100 मार्क्स का ये पूरा एग्जाम था और इसमें जो टाइम दिया गया था वो 2 घंटे का टाइम था। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सीधा हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं और बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आप CNW स्टाफ है, जेई की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे जो वीडियोस है आपके काफ़ी काम आने वाले हैं। तो पहला सवाल जो है, ICF पैसेंजर ब्रॉड गेज कोचिंग स्टॉक का अधिकतम व्हील गेज कितना होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1602, 1601, 1600 और 1599 mm। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे क ए 1602 mm। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, ICF कोच में लोड ट्रांसमिशन किसके माध्यम से होता है। 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, सेंटर पिवोट, बॉगी, साइड बेरर और यहाँ पे चक्का दिया गया। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ग, यानी कि साइड बेरर। जो साइड बेरर होता है उसके माध्यम से लोड ट्रांसमिशन होता है ICF कोच में। अगला सवाल, सवाल नंबर 3, FRP से आप क्या समझते हैं। यानी सिंपल सी बात है, यहाँ पे FRP का फुल फॉर्म पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए, पहला है फाइबर रिकॉलिंग पैनल, फाइबर रिइंफोर्स्ड प्लास्टिक, फर्स्ट रिडक्शन प्लास्टिक और फाइन रिइंफोर्स्ड पैनल। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी ख, फाइबर रिइंफोर्स्ड प्लास्टिक। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, शताब्दी कोचों का जो आयोज होता है कितने अंतराल पे होता है। यानी जो इंटरमीडिएट ओवरऑल होता है शताब्दी कोचों का वो कितने महीने पे होता है। 4 ऑप्शन दिए गए, 12 महीना या 4 लाख किलोमीटर जो पहले हो जाए, 9 महीना या 2 लाख किलोमीटर जो पहले हो जाए, 6 महीना या 1 लाख किलोमीटर जो पहले हो जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, यानी ख, 9 महीना या 2 लाख किलोमीटर जो पहले हो जाए तब इसका आयोज होता है शताब्दी कोचों का। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ख, यानी कि अगर इंग्लिश में बोले तो बी, 9 मंथ और 2 लाख किलोमीटर विच एवर इज अर्लियर। अगला सवाल, सवाल नंबर यहाँ हमारा 5 देखते हैं। ओवरहेड पानी की टंकी की सप्लाई फ्लशिंग के अंतराल क्या है। जो ओवरहेड पानी की टंकी होती है उसकी सफाई फ्लशिंग का अंतराल यानी कि इंटरवल यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या है, कब की जाती है। क्या एवरी ट्रिप, प्रत्येक ट्रिप पे की जाती है, या हर महीने किया जाता है, या प्रत्येक 3 महीने पे किया जाता है, या फिर हर 6 महीने पे किया जाता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा ये ख, प्रत्येक माह, यानी कि हर महीने इसको किया जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, रेल स्तर से बफर के केंद्र तक न्यूनतम अनुव्यय बफर ऊंचाई कितनी होती है। यानी मिनिमम बफर हाइट पूछा जा रहा है रेलवे लाइन के टॉप से बफर के बीच में। जो सेंटर ऑफ बफर प्लंजर होता है वहाँ से रेल लाइन के टॉप तक का जो ऊंचाई होता है, न्यूनतम ऊंचाई, वो कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे घ, यानी कि डी, 1030 mm। यानी लोडेड कंडीशन में गाड़ी मिनिमम 1030 mm उसका बफर हाइट हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता है। 1030 से 1100 जो अपना जो खाली गाड़ी होती है, एम्प्टी गाड़ी होती है, उसमें मैक्सिमम बफर हाइट 1105। देखिए जो खाली गाड़ी होती है उसमें 1105 mm होता है मैक्सिमम बफर हाइट। और अगर हम खाली गाड़ी की मिनिमम की बात करें तो होता है यहाँ पे 1090 mm। यानी 1090 mm से 1105 mm के बीच में एक एम्प्टी गाड़ी का बफर हाइट होना चाहिए। और जब गाड़ी लोड हो गई, कोच लोड हो गया, तो जो उसका मिनिमम हाइट होता है वो 1030 mm होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 7, ICF कोच में ड्रॉ एवं बफिंग बल का संचालन होता है। यानी जो ICF कोच होता है उसमें जो ड्रॉ और बफिंग बल जो होता है वो किसके द्वारा संचालन होता है, ट्रांसमिटेड थ्रू किसके द्वारा होता है, चक्के के द्वारा, बॉगी के द्वारा, साइड बीरर के द्वारा, या फिर सेंटर पिवट के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे घ, सेंटर पिवट के द्वारा। जो ड्रॉ और बफिंग बल होता है वो सेंटर पिवट के द्वारा यहाँ पे ट्रांसमिट होता है, ट्रांसफर होता है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 8, एक्सल बॉक्स टॉप और एक्सल बॉक्स क्राउन बोल्ट के बीच की दूरी का नाम बताएं। जो हमारा एक्सल बॉक्स होता है, ये ICF की बात हो रही है। जो ICF का एक्सल बॉक्स होता है उसके ऊपर क्राउन बोल्ट लगा होता है, जिसको हम लोकल भाषा में किंग बोल्ट भी कह लेते हैं। तो उन दोनों के बीच में एक डायमेंशन होता है, एक दूरी होती है, उसको मेंटेन करना पड़ता है। तो उसी दूरी को पूछा जा रहा है कि उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं क्लियरेंस ए। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क, ए क्लियरेंस उसको कहा जाता है। चलिए अगला सवाल,
सवाल नंबर 9, ब्रॉड गेज आईसीएफ कोचों में एक ही एक्सल में 4 पहिया ट्रॉली के लिए व्हील ट्रेड व्यास में अनुमेय भिन्नता कितनी है व्हील टर्निंग के समय। यानी कि ये पूछा जाता है कि जो ब्रॉड गेज आईसीएफ कोच होते हैं उसमें एक ही एक्सल पे जो 2 डिस्क लगे होते हैं उनके बीच में जो फ़र्क होता है, दोनों डिस्क के बीच में जो फ़र्क होता है, डिफरेंस होता है साइज़ का, वो मैक्सिमम कितना होता है, कितना हो सकता है मैक्सिमम। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ख 0.50 mm यानी आधा mm इसका राइट आंसर है। एक ही एक्सल में 4 पहिया ट्रॉली के लिए, यानी अगर हमारा ये एक एक्सल है, ये हमारा एक एक्सल है और एक डिस्क ये है और एक डिस्क ये है, तो इन दोनों के बीच में जो साइज़ का डिफरेंस है 0.50 mm से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ये एक ही एक्सल पे लगे हुए 2 डिस्क की बात हो रही है। अगर हम एक ही ट्रॉली या एक ही बॉगी की बात करें तो एक ट्रॉली एक बॉगी में यहाँ पे हमारे 2 एक्सल होते हैं और 4 डिस्क होता है, तो इन दोनों के बीच में मैक्सिमम 5 mm से ज़्यादा का फ़र्क नहीं होना चाहिए आईसीएफ कोच में। और अगर हम ट्रॉली टू ट्रॉली की बात करें तो ट्रॉली टू ट्रॉली में 13 mm से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, यानी जो उस पूरे कोच का जो सबसे छोटा चक्का हो और जो सबसे बड़ा चक्का, उन दोनों के बीच में जो साइज़ का फ़र्क है वो 13 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ट्रॉली टू ट्रॉली। और अगर एक ही ट्रॉली की बात की जाए तो 5 mm से ज़्यादा का फ़र्क नहीं होना चाहिए। और अगर एक एक्सल की बात की जाए तो 0.050 mm यानी 0.50 mm से ज़्यादा का फ़र्क नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ का बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ में। अगला सवाल, सवाल नंबर 10, आईसीएफ एसी कोचों का एक्सल लोड कितना होता है। जो आईसीएफ एसी कोच होते हैं उनका एक्सल लोड पूछा जा रहा है और इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी 16.25 टन आईसीएफ कोचों का एक्सल लोड होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 11, आईसीएफ कोच के नए पहिए का व्यास कितना होता है। नया व्हील डायमीटर पूछा जा रहा है आईसीएफ कोच के लिए और इसका राइट आंसर हो जाएगा 915 mm। देखिए सारे क्वेश्चन आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इन सबको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा या फिर वीडियो पॉज करके आप आराम से सवाल सुनिए और उसका कौन सा आंसर होगा आप कोशिश करिए कि कमेंट में आप वो आंसर दे पाएं ताकि आपको भी पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। अगला सवाल, सवाल नंबर 12, ब्रॉड गेज कोच के नए व्हील फ्लैंज की मोटाई कितनी होती है और इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ख 28.50 mm। सवाल नंबर 13, आईसीएफ कोच के ब्रेक ब्लॉक और व्हील ट्रेड के बीच का क्लियरेंस गैप कितना होता है। जो आईसीएफ कोच में ब्रेक ब्लॉक होता है जो कि व्हील ट्रेड पे लगता है, हम एलएचबी में देखेंगे तो एलएचबी में हमारा व्हील ट्रेड के साथ ब्रेक ब्लॉक नहीं लगता है, बल्कि ब्रेकिंग सिस्टम के लिए हमारे एक्सल माउंटेड डिस्क लगे हुए हैं जिसपे ब्रेक ब्लॉक लगता है। लेकिन आईसीएफ कोच में जो ब्रेक ब्लॉक है व्हील ट्रेड के साथ लगता है, तो उसके बीच में क्लियरेंस होता है, वो पूछा जा रहा है वो क्लियरेंस कितना होता है। राइट आंसर हो जाएगा क 5 mm। 5 mm का क्लियरेंस होता है ब्रेक ब्लॉक और व्हील ट्रेड के बीच में। अगला सवाल, सवाल नंबर 14, पहियों के पार्श्व चाल को नियंत्रित किया जाता है। जो लेटरल मूवमेंट होता है, व्हील के जो लेटरल मूवमेंट होता है उसको किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। 4 ऑप्शन है, एक्सल गाइड के द्वारा या फिर जर्नल सेंटर के द्वारा, रोलर बेयरिंग के द्वारा या फिर डैशपॉट के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एक्सल गाइड के द्वारा। यहाँ नाम से भी आपको पता चल रहा है एक्सल को गाइड करने वाला एक्सल गाइड के द्वारा लेटरल मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है। व्हील के लेटरल मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए एक्सल गाइड का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 15, पायलट वाल्व का दूसरा नाम क्या है। पायलट वाल्व का दूसरा नाम क्या है और इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ख PEAST पायलट वाल्व का दूसरा नाम है। अगला सवाल, सवाल नंबर 16, एलएचबी बोगी का व्हील बेस कितना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मतलब अगर आप 10 एग्जाम देंगे तो 10 एग्जाम में से 8 एग्जाम में ये आता ही है, तो ये बहुत मेरे को लगता है कि हर एग्जाम में इसको पूछा जाता है एलएचबी बोगी का व्हील बेस कितना होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ख 2560 mm एलएचबी बोगी का व्हील बेस होता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 17, किलोमीटर के आधार पर एलएचबी कोच का SS1 कब किया जाता है। देखिए शेड्यूल के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसमें आईसीएफ, एलएचबी, वंदे भारत और गुड्स सब जितने इनके शेड्यूल है सबकी जानकारी दी गई है, कौन सा शेड्यूल कब होता है, कितने समय पे होता है, और सारी डिटेल उसमें दी गई है। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा क्योंकि शेड्यूल से जुड़ा हुआ
3-4 सवाल तो हमेशा आते ही, हर एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल पक्का है। अगर आपको शेड्यूल पता है तो 5 नंबर आपके कहीं नहीं गए। तो चलिए इसमें 4 ऑप्शन देख लेते हैं, 6 लाख किलोमीटर, 9 लाख किलोमीटर, 12 लाख किलोमीटर या फिर 24 लाख किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ग, 12 लाख किलोमीटर। जो SS2 होता है 12 लाख किलोमीटर पे होता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 18, डंप वाल्व संचालन के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। जो LHB में डंप वाल्व लगा होता है उसको चलने के लिए जो बिजली की आवश्यकता होती है, कौन सी बिजली चाहिए होती है? 4 ऑप्शन है, 110 वोल्ट AC, 110 वोल्ट DC, 120 वोल्ट AC और 120 वोल्ट DC। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ख, यानी कि B, 110 वोल्ट DC। जो डंप वाल्व लगे होते हैं ब्रेकिंग सिस्टम का पार्ट है, WSP का पार्ट है। डंप वाल्व के थ्रू ही एयर प्रेशर ब्रेक सिलेंडर में जाता है। DB से जो एयर प्रेशर जाता है ब्रेकिंग, तो जब BP का प्रेशर ड्राइवर ड्रॉप करता है और DB जब ब्रेक लगाने के लिए ब्रेक प्रेशर ब्रेक सिलेंडर में भेजता है तो वो डंप वाल्व के थ्रू ही जाता है। और एक कोच में अगर हम बात करें तो एक कोच में 4 डंप वाल्व होता है, यानी एक एक्सल पे एक डंप वाल्व होता है। तो एक ट्रॉली में 2 डंप वाल्व हुए और दोनों ट्रॉली यानी दोनों बोगी मिला के 4 डंप वाल्व होते हैं और एक डंप वाल्व 2 ब्रेक सिलेंडर को कंट्रोल करता है। तो डंप वाल्व को चलाने के लिए 110 वोल्ट DC की ज़रूरत होती है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ख, 110 वोल्ट DC। बहुत ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। सवाल नंबर 19, सेंसर और फोनिक व्हील के बीच एयर गैप की सीमा क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ग, 0.9 से 1.4 mm। 0.9 से 1.4 mm के बीच गैप होना चाहिए, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। अगर इससे कम होता है तो उसको बढ़ाया जाता है गैप को, और अगर इससे ज़्यादा होता है तो गैप को कम किया जाता है। इसके गैप को चेक करने के लिए फीलर गेज का इस्तेमाल किया जाता है। फीलर गेज के द्वारा चेक किया जाता है कि फोनिक व्हील और स्पीड सेंसर के बीच में जो गैप मेंटेन होना चाहिए वो गैप सही है कि नहीं है। तो इसका जो इसको नापा जाता है वो फीलिंग गेज के द्वारा इसको नापा जाता है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 20, LHB बॉगी में ब्रेक डिस्क का व्यास कितना होता है? जो हमारा LHB कोच होता है हमें पता है कि उसमें जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक उसमें लगे होते हैं। तो जो डिस्क ब्रेक होता है उसका डायमीटर पूछा जाता है कि उसका डायमीटर कितना होता है। राइट आंसर हो जाएगा A को 640 mm। अगला सवाल, सवाल नंबर 21, LHB कोच में मुख्य BP पाइपलाइन का बाहरी व्यास क्या है? जो पाइपलाइन होता है, देखिए ये पाइपलाइन हो गया, तो एक तो इसका इंटरनल डाया होता है और एक एक्सटर्नल डाया होता है। जो एक्सटर्नल डाया, ये बाहर का जो डाया है ये एक्सटर्नल डाया। तो यहाँ पे एक्सटर्नल डाया पूछा जा रहा है और वो भी BP पाइपलाइन का एक्सटर्नल डाया कितना होता है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे D, घ 32 mm। यानी LHB कोच में जो BP पाइपलाइन है जिसको हम ट्रेन पाइपलाइन भी कहते हैं, उसका जो एक्सटर्नल डाया है वो होता है 32 mm। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 22, आमतौर पर प्राथमिक रखरखाव डिपो में LHB कोचों के कितने रखरखाव कार्यक्रम किए जाते हैं? तो यहाँ पे मेंटेनेंस शेड्यूल पूछा जाता है कि LHB कोच जो होता है जनरली उसके कितने प्राइमरी मेंटेनेंस डिपो होता है, किसी भी कोच का जो प्राइमरी मेंटेनेंस डिपो होता है उसके अंदर उसके कितने मेंटेनेंस शेड्यूल होते हैं LHB कोच के। तो मैं फिर कहूँगा कि मैंने शेड्यूल के ऊपर पूरा वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आपने उस वीडियो को देख लिया तो कम से कम 5 नंबर तो आपके बिल्कुल फिक्स है हर एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पे अभी आप देखिए 2-3 सवाल या आ ही गए मेंटेनेंस से जुड़े हुए। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग, 3। जो 3 मेंटेनेंस शेड्यूल होते हैं ये यहाँ पे होते हैं। चलिए अब अगला सवाल, सवाल नंबर 23, LHB कोचों में यॉ डैम्पर उपलब्ध कराने का उद्देश्य क्या है? जो यॉ डैम्पर लगा होता है उसको किस लिए लगाया जाता है? 4 ऑप्शन है, रोलिंग मोशन को कम करने के लिए, कोच की पिचिंग मोशन को कम करने के लिए, राइडिंग इंडेक्स को बेहतर बनाने के लिए, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A, रोलिंग मोशन को कम करने के लिए। जो यॉ डैम्पर लगे होते हैं रोलिंग मोशन को कम करने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है। सवाल नंबर 24, नवनिर्मित BLC कंटेनर वैगन की पहली पीयूष आवधिकता क्या है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे C, 6 साल। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 25, सिंगल पाइप ब्रेक सिस्टम में वैगन ब्रेक को रिलीज करने में लगने वाला अधिकतम समय कितना होता है? जो सिंगल पाइप सिस्टम होता है उसमें जब ब्रेक को रिलीज किया जाता है तो कितना टाइम लगता है, अधिकतम टाइम कितना लगता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क, 60 सेकेंड। 60 सेकेंड, मैक्सिमम 60 सेकेंड लगता है सिंगल पाइप ब्रेकिंग सिस्टम वाले वैगन को ब्रेक रिलीज करने में। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 26,
एंटी रोल बार की जांच अवश्य की जानी चाहिए। कब की जानी चाहिए? घिसाव के लिए, दरार के लिए, मुक्त संचालन के लिए, फ्री मूवमेंट के लिए, या फिर सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, सभी। यानी इन सब के लिए जांच करनी चाहिए। एंटी रोल बार की जो जांच की जानी चाहिए तो उसको देखना चाहिए कि उसमें घिसाव है कि नहीं, उसमें दरार है कि नहीं, फ्री मूवमेंट हो रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा घ, उपरोक्त सभी सारी चीज़ों को चेक करनी आवश्यक होती है। चलिए सवाल नंबर 27। एलएचबी कोच के पर्दे और रेक्सिन सीटें होती हैं, क्या होती है? फाइबर से बनी होती है, अग्निमंदक होती है, अग्निरोधी होती है, या उपरोक्त सभी होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे बी, अग्निमंदक होती हैं। फायर रिट्रेडेंट होते हैं जो पर्दे और सीटें होती हैं एलएचबी कोच के। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 28। रेक के ड्रॉप परीक्षण के दौरान बीपी में अधिकतम गिरावट कितनी वैध है? During drop test of the rack, the maximum drop permitted in BP is कितना है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क, 0.2 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना जो ड्रॉप है वो परमिटेड है यहाँ पे रेक के ड्रॉप परीक्षण के दौरान। बीपी में अधिकतम गिरावट 0.2 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 29। आईसीएफ कोच की एंड बॉडी पर आईसीएफ कोच के एंड बॉडी पर पीली पट्टियां क्यों लगी होती हैं? क्या इंगित करती हैं? चार ऑप्शन है, एंटी टेलीस्कोपिक, दोहरी ब्रेक, इनबिल्ट एयर ब्रेक, या उपरोक्त सभी। तो देखिए जब भी आप किसी आईसीएफ कोच के एंड बॉडी पर देखेंगे तो पीली पट्टी अगर आपको दिखती है तो इसका मतलब है वो एंटी टेलीस्कोपिक कोच है। एंटी टेलीस्कोपिक कोच को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए, बताने के लिए एंड बॉडी पर पीली पट्टी लगाई जाती है आईसीएफ कोच में। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 30। पीओच के बाद आईसीएफ कोच के लिए न्यूनतम स्वीकार्य पहिया व्यास कितना है? आफ्टर पीओच द लोवेस्ट परमिशिबल व्हील डायमीटर फॉर ए आईसीएफ कोचेस। और इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ख, 837 mm। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 31। ट्विन पाइप ब्रेकिंग सिस्टम में एआर का दबाव कितना होना चाहिए? ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम में जो एआर होता है, एक्सिलरी रिजर्वायर होता है, उसमें प्रेशर कितना होना चाहिए वो पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ख, 6.0 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि जो ट्विन पाइप होता है उसमें जो एफपी होता है, ये फीड पाइप होता है एफपी, और इसका जो प्रेशर होता है 6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। और एफपी का काम होता है एआर को भरना। जो हमारा एआर टैंक होता है उसको भरने का काम एफपी करता है ट्विन पाइप में। ट्विन पाइप में एफपी सिर्फ लगा ही इसीलिए रहता है कि वो एआर को भर सके। तो एफपी का प्रेशर 6 किलोग्राम होता है, इसलिए एआर का जो प्रेशर है वो 6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर माना जाएगा। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 32। साइड बैरर के लिए नए वेयरिंग पीस का आयाम कितना है? जो साइड बैरर, जो यहाँ पे ये सवाल आईसीएफ के लिए, आईसीएफ में जो साइड बैरर होता है वहाँ पे वेयरिंग पीस होता है। अगर आपने कभी देखा होगा, अगर कभी आप सीएनडब्ल्यू डिपो में जाएंगे, कोचिंग डिपो में जाएंगे जहाँ पे आईसीएफ गाड़ियों को लिफ्ट किया जाता है, तो आप वहाँ पे देखेंगे तो साइड बैरर में आपको वेयरिंग पीस दिखेगा। तो इसका जो वेयरिंग पीस का आयाम है वो, यानी कि नया में उसका जो साइज़ है वो पूछा जा रहा है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 45.0 mm। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 33। आईसीएफ बोगी में एंकर लिंक कहाँ लगाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आईसीएफ बोगी में एंकर लिंक। और यहाँ पे चार ऑप्शन है, बॉलिस्टर और बोगी ट्रांसम, इक्वलाइजिंग स्टे रॉड और प्लैंक, बॉलिस्टर स्टे रॉड और प्लैंक, इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए जो एंकर लिंक होता है बॉलिस्टर और बोगी ट्रांसम के बीच में लगाया जाता है। एक ट्रॉली में या एक बोगी में दो एंकर लिंक लगे होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और ये बॉलिस्टर और बोगी ट्रांसम के बीच में लगे होते हैं। अपर जो बॉलिस्टर होता है उसके और बोगी ट्रांसम के बीच में लगे होते हैं एंकर लिंक। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 34। अलार्म चेन खींचने के बाद इसे रीसेट कर दिया जाता है और ब्रेक रिलीज होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब ये चीज़ की जाती है अलार्म चेन खींचने के बाद जब इसे रीसेट कर दिया जाता है और ब्रेक रिलीज होता है तो क्या होता है? डीवी, चार ऑप्शन दिए गए हैं, डीवी त्वरित रिलीज वाल्व के द्वारा, आईओस लास्टिंग हैंडल के द्वारा, आईएसओ लास्टिंग हैंडल के द्वारा, पीईबी के द्वारा, या फिर पीईएएसटी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग, पीईएवी के द्वारा। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 35। एलएचबी कोच का D2 रखरखाव कार्यक्रम कब किया जाता है? देखिए यहाँ पे फिर मेंटेनेंस शेड्यूल से एक सवाल आ गया। चार सवाल तो अभी दिख गए मेरे को, तो 4 नंबर तो दिख गए। तो मैं फिर कहूँगा कि मैं यहाँ मेंटेनेंस शेड्यूल के ऊपर बहुत शानदार मैंने वीडियो बनाई, जाकर देख लीजिएगा। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ख, 30 दिन ± 3 दिन।
यानी LHB का जो D2 जो यहाँ पे मेंटेनेंस शेड्यूल है वो 30 दिन का होता है, प्लस माइनस 3 दिन, उसमें कम या ज़्यादा हो सकता है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 36। LHB कोच में यॉ डैम्पर लगा हुआ है। कहाँ लगा होता है यॉ डैम्पर? सोल बार पर, बोगी में, अंडर फ्रेम में, अंडर फ्रेम और बोगी फ्रेम के बीच में। तो राइट आंसर जो है इसका घ, अंडर फ्रेम और बोगी फ्रेम के बीच में जो यॉ डैम्पर लगा होता है वो अंडर फ्रेम और बोगी फ्रेम के बीच में लगा होता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 37। ICF कोच में प्रदान किए गए एंकर लिंक की संख्या कितनी होती है? अभी ऊपर के सवाल में मैंने आपको बताया था कि एंकर लिंक की संख्या कितनी होती है। तो मैंने अभी आपको एक बॉगी यानी एक ट्रॉली के बारे में बताया था, और अगर हम एक कोच के बारे में बात करें तो हमारे एक कोच में टोटल यहाँ पे 4 एंकर लिंक दिए रहते हैं। एक बॉगी में 2 और दूसरी बॉगी में 2, कुल मिला के एक कोच में 4 एंकर लिंक दिए रहते हैं। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 38। कोचिंग स्टॉक के लिए टायर पर फ्लैट फेस की अनुमति कितनी है? जो फ्लैट पैसेज होते हैं तो कोचिंग स्टॉक के लिए कितनी यहाँ पे अनुमति है, कितना फ्लैट प्लेस हो जाएगा तो उसको हम चला सकते हैं। राइट आंसर होगा इसका घ, 50 mm, यानी 50 mm का जो फ्लैट फेस है वो यहाँ पे उसकी अनुमति है, अलाउड है। और अगर हम गुड्स गाड़ी की बात करें तो गुड्स में ये 60 mm माना इसको रखा गया है, 60 mm वहाँ पे अलाउ है गुड्स में, और यहाँ कोचिंग स्टॉक के लिए 50 mm है। अगला सवाल, सवाल नंबर 39। प्रीमियम रेक परीक्षा के लिए BPC की वैधता कितनी होती है? प्रीमियम रेक परीक्षण के लिए, ठीक है, एग्जामिनेशन, प्रीमियम रेक परीक्षण के लिए BPC की वैधता कितनी होती है? 4 ऑप्शन है, 9 दिन प्लस माइनस 3 दिन, 9 दिन प्लस माइनस 1 दिन, 12 दिन प्लस माइनस 3 दिन, 12 दिन प्लस माइनस 1 दिन। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ग, 12 दिन प्लस माइनस 3 दिन। राइट आंसर ग हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 40। LHB कोच की लेंथ ओवर बॉडी की लंबाई कितनी होती है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे घ, 23,540 mm। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 41। LHB कोचों की उच्च गति क्षमता कितनी होती है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ग, ये तो सिंपल है, सब लोगों को पता होगा, 160 किलोमीटर प्रति घंटे से 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक की इसकी स्पीड होती है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 42। LHB कोचों में किस प्रकार के रोलर बेरिंग का उपयोग किया जाता है? ये भी काफ़ी सिंपल सवाल है, बहुत बार आता है, आप में से मुझे लगता है कि लगभग सब लोगों को आता होगा। किसको किसको आता है कमेंट करके ज़रूर बताना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग, कार्टर टेपर रोलर बेयरिंग। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 43। LHB कोच में कितने शॉक एब्जॉर्बर का इस्तेमाल किया जाता है? देखिए यहाँ पे कोच पूछा जा रहा है, एक बॉगी या एक ट्रॉली नहीं, पूरा कोच, पूरे कोच में कितने शॉक एब्जॉर्बर का इस्तेमाल किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 18 शॉक एब्जॉर्बर का इस्तेमाल किया जाता है एक कोच में। और अगर हम एक ट्रॉली या एक बॉगी की बात करें तो एक बॉगी में टोटल 9 इस्तेमाल किए जाते हैं शॉक एब्जॉर्बर। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 44। LHB कोच का राइडिंग इंडेक्स कितना होता है, लगभग कितना होता है? राइट आंसर हो जाएगा ग, 2.5। जो LHB कोच का राइडिंग इंडेक्स है 2.5 होता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 45। LHB कोच के सोल बार का निर्माण किया जाता है किस स्टील से? LHB कोच का जो सोल बार होता है उसका निर्माण किया जाता है। राइट आंसर है इसके ख, IRSM 41। IRSM 41 से LHB कोच के सोल बार का निर्माण किया जाता है। सवाल नंबर 46। फिएट बोगी में एक एक्सल पर कितने ब्रेक डिस्क दी जाती हैं? ये जो फिएट बोगी है ये LHB बोगी की बात हो रही है। जो LHB कोच में जिस बोगी का इस्तेमाल किया जाता है उसको फिएट बोगी कहते हैं। और फिएट बोगी में कितनी ब्रेक डिस्क दी जाती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ख, 2, यानी कि एक एक्सल पे 2 ब्रेक डिस्क दी जाती हैं। और अगर एक बोगी की बात की जाए तो 4 ब्रेक, यानी 2 एक्सल होते हैं तो 4 ब्रेक डिस्क लगेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, 2, यानी कि एक एक्सल पे 2 ब्रेक डिस्क दी जाती है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 47। LHB कोचों पर लगे CBC में डैश सुविधा होती है? एंटी स्लीपिंग, एंटी रोटेशन, एंटी क्लाइंबिंग या फिर एंटी क्रीपिंग? कौन सी वो जो खूबी है वो LHB में लगे CBC में होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग, एंटी क्लाइंबिंग। एंटी क्लाइंबिंग यहाँ पे जो फीचर है, जो एंटी सुविधा है वो एंटी क्लाइंबिंग की है, यानी कि डिरेलमेंट के बाद या कोई दुर्घटना हो जाए उस टाइम एक कोच दूसरे कोच के ऊपर नहीं चढ़ेगा। ये सिस्टम होता है जो LHB कोच में CBC लगे होते हैं उनके अंदर, तो इसलिए इनको एंटी क्लाइंबिंग कहा जाता है। सवाल नंबर 48। एयर फिल्टर LHB कोच की सफाई की जाती है, कब की जाती है, किस शेड्यूल के दौरान की जाती है? D1 में, D2 में, D1, D2 और D3 में, या फिर D2 और D3 शेड्यूल में? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका घ, D2 और D3 शेड्यूल। इन दोनों शेड्यूल के अंदर एयर फिल्टर जो लगे होते हैं LHB कोच में उसकी सफाई की जाती है।
सवाल नंबर 49, सी क्लास ओडीसी को कब चलाया जाता है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क, दिन के समय। जो सी क्लास का जो ओडीसी होता है उसे दिन के समय चलाया जाता है। चलिए सवाल नंबर 50, सवाल नंबर 50, 100 उत्पादक विद्युत उपकरण द्वितीय श्रेणी का परिवहन कोड क्या है? व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ सेकेंड क्लास फिटेड विथ सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट? उस मतलब उस कोच को क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, जीएस। चलिए सवाल नंबर यहाँ पे हम देख लेते हैं 51, मानव जीवन से जुड़ी कोचिंग स्टॉक दुर्घटना की जांच करते हैं, कौन करता है? मतलब कोई एक ऐसी दुर्घटना हो जाए जिसमें मानव जीवन से जुड़ी हो, उस दुर्घटना में किसी की जान माल की हानि हो जाए, तो जो उसका जो जांच करने वाले अधिकारी होते हैं वो कौन होते हैं? तो चार ऑप्शन है, सीएमई, सीआरएस, सीनियर डीएमई या फिर एडीआरएम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, सीआरएस, ख। सीआरएस इंक्वायरी होती है अगर किसी ट्रेन दुर्घटना के दौरान जान माल की हानि हो जाए तो। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 52 देख लेते हैं। यूएसटी परीक्षण किस दोष का पता लगाता है? यानी जो यूएसटी जो परीक्षण होता है उसके द्वारा, यूएसटी टेस्ट के द्वारा किस तरह के दोष या कमी का पता लगाया जाता है? तो इसके चार ऑप्शन है, आंतरिक दरार, बाहरी दरार, वायु प्रवाह दरार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क, आंतरिक दरार, इंटरनल क्रैक। जो यूएसटी टेस्ट होता है उसके द्वारा इंटरनल क्रैक पता लगाया जाता है कि किसी चीज़ में, लोहे की चीज़ में, कि इंटरनल क्रैक तो नहीं है। अगर किसी व्हील में या फिर एक्सल के अंदर इंटरनल क्रैक होगा तो वो यूएसटी टेस्ट से पता चल जाएगा। चलिए सवाल नंबर 53, एच टाइप लॉक सेंटर बफर कपलर की सबसे कमज़ोर कड़ी क्या है? जो एच टाइप टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर होता है उसमें जो सबसे कमज़ोर कड़ी होती है वो पूछा जा रहा है यहाँ पे, वो कौन सी होती है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, जिसको कि हम नकल कहते हैं। जो नकल होता है ये सबसे कमज़ोर कड़ी होता है जो कि बार बार टूट जाता है या टूट सकता है। सवाल नंबर 54, ब्रेक रिलीज के दौरान बीसी से हवा जाती है। जब ब्रेक रिलीज होता है तो जो ब्रेक सिलेंडर का जो एयर प्रेशर है वो कहाँ जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा घ, वातावरण में। जब भी ब्रेक जैसे ही रिलीज होती है तो ब्रेक सिलेंडर का जो हवा है वो वातावरण में बाहर निकल जाता है और ब्रेक रिलीज हो जाता है। सवाल नंबर 55, यात्री कोच के कंट्रोल रिजर्वायर की क्षमता कितनी होती है? देखिए यहाँ पे यात्री कोच पूछा जा रहा है, यानी एलएचबी नहीं, आईसीएफ नहीं, यात्री कोच। और एक होता है मालगाड़ी, गुड्स को वैगन। तो यहाँ पे यात्री कोच की बात हो रही है कि यात्री कोच में जो कंट्रोल रिजर्वायर है, सीआर जो लगा होता है डीबी के साथ, उसकी क्षमता कितनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा क, 6 लीटर। 6 लीटर की क्षमता होती है। कई जगह लोग कंफ्यूज रहते हैं 9 लीटर, लेकिन 9 लीटर नहीं होता है, 6 लीटर होता है। चाहे वो आईसीएफ हो चाहे वो एलएचबी हो, जो सीआर होता है उसकी क्षमता 6 लीटर की होती है। ठीक है, सवाल नंबर 56, कंट्रोल रिजर्वायर किसके मुख पर लगा होता है? डिस्ट्रीब्यूशन वाल्व, कॉमन पाइप ब्रैकेट, ब्रेक पाइप या फिर एक्सेलरी रिजर्वायर। जो सीआर होता है कंट्रोल रिजर्वायर वो कहाँ लगा रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ख, कॉमन पाइप ब्रैकेट के ऊपर लगा रहता है कंट्रोल रिजर्वायर, सीआर। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 57, एलएचबी कोचों पर प्रयुक्त ब्रेक सिस्टम का सिद्धांत क्या है? जो एलएचबी कोच में ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है इसका सिद्धांत क्या है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, सिंगल पाइप एयर ब्रेक सिस्टम, ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम, ट्विन पाइप डिस्क ब्रेक एयर ब्रेक सिस्टम, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंपल सा ग, ट्विन पाइप डिस्क ब्रेक एयर ब्रेक सिस्टम। यानी कि ट्विन पाइप तो होता ही है और एयर ब्रेक भी होता है, लेकिन इसमें डिस्क ब्रेक होता है, तो इसलिए हम इसमें डिस्क ब्रेक वाला आंसर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर आईसीएफ के लिए पूछा जाए तो आईसीएफ में ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम होता है, बस उतना, उसमें डिस्क ब्रेक का रोल नहीं रहता है। जबकि एलएचबी कोच में डिस्क ब्रेक लगा होता है, इसलिए ट्विन पाइप डिस्क ब्रेक एयर ब्रेक सिस्टम का काम सिद्धांत है एलएचबी कोच में। सवाल नंबर 58, ब्रेक इंडिकेटर पाइप का व्यास कितना होता है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, 10 mm। जो ब्रेक इंडिकेटर पाइप होता है उसका जो डायमीटर होता है वो 10 mm होता है, और ये एलएचबी कोच के लिए है। एलएचबी कोच में, आईसीएफ में तो वैसे ही ब्रेक इंडिकेटर होता नहीं है, तो एलएचबी कोच के लिए ये पूछा जाता है। सवाल नंबर 59, स्पीड सेंसर का उद्देश्य क्या है? प्रत्येक एक्सल के रिवॉल्यूशन की गणना करने के लिए, प्रत्येक एक्सल की समान गति बनाए रखने के लिए, क और ख दोनों, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 59 का ए, प्रत्येक एक्सल के रिवोल्यूशन की गणना करने के लिए, यानी कि स्पीड को सेंस करने के लिए। सवाल नंबर 60, एलएचबी कोच ट्रेन के साथ
जुड़ते समय लोको की गति कितनी होनी चाहिए। जब एलएचबी कोच के साथ लोको को जोड़ा जाता है तब लोको की गति कितनी होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ग, 2 से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होनी चाहिए, इससे ज़्यादा रफ्तार नहीं होनी चाहिए। तो आज के वीडियो में हम इतना ही सवाल लेते हैं, 60 सवाल लेते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और अगला जो 40 सवाल होंगे, 50 सवाल, वो कल के वीडियो में हम देख लेंगे। इसलिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा ताकि ऐसे जितने भी वीडियोस हैं इनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।